वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सपेक्ट जो ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी के लिए एग्जाम्स का जो एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस केम इन एग्जाम, तो उनको लेके आप एनालिसिस करके इतना आइडिया ले सकते हैं कि हाँ हम इस तरह का और कंटेंट पढ़ सकते हैं, इस तरह के इस टॉपिक से आ रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। उसी को लेके आज हम 10 अगस्त की जो शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लेके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें करंट साइंस जो भी क्वेश्चंस हैं एज इट इज सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो हम कराने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं जितने भी आगे जिनके एग्जाम्स हैं तो उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि करंट का किस तरह का स्टेटस पूछा जा रहा है, आपका साइंस में किस तरह के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबको लेके। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका, पहला ही प्रश्न आ गया है जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन उसमें करवा चुका था कि हाल ही में स्थापित तमिल वेत्री कजगम जो टीवी के पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो विजय थलपति विजय हैं, ऑप्शन बी है कमल हासन है, ऑप्शन सी है रजनीकांत और ऑप्शन डी है क्या M.K. स्टालिन है। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो टीवी के पार्टी है तमिल वेत्री कजगम पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं आपके थलपति विजय जो कि तमिलनाडु की पार्टी है और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें पूछा जा सके तमिलनाडु में कुल कितनी सीटें विधानसभा, तो 234 सीटें, जिसमें 108 सीट लेकर आपकी तमिल वेत्री कजगम के जो अध्यक्ष हैं थलपति विजय वो अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये सब फैक्ट आप याद रखिए कि पूछा जा सकता है अब आगे कि उसमें कि कितनी विधानसभा सीटें हैं, मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि तमिल वेत्री कजगम पार्टी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। यानी इस पार्टी का उद्देश्य पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न आ चुका है आपके पास। केवल भाषाई पहचान बनाना है, ऑप्शन बी है सुशासन और सामाजिक न्याय को बढ़ाना है, ऑप्शन सी आपका सिनेमा उद्योग का विकास करना है और ऑप्शन डी आपका राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना है। जिसका राइट आंसर है कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सुशासन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है आपसे, पूछा गया है। आपके ऑप्शन है चलती हुई रेलगाड़ी है क्या, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी छत पर रखा पत्थर और ऑप्शन डी आपका उड़ता हुआ हवाई जहाज। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो जो छत पर रखा पत्थर है वो इस पोटेंशियल एनर्जी का बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत और बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है। अगर ये पूछ लिया तो पूछा तना हुआ धनुष क्या है, तो वो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण होता है। बांध में जमा हुआ पानी, ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं आपसे, ये आप याद रखिएगा। तो तीन कौन से छत पर रखा पत्थर पूछा जा चुका। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि तना हुआ धनुष किसका उदाहरण होता है, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का है। पूछा जाए बांध में जो पानी को स्टोरेज किया जाता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। स्थितिज ऊर्जा यानी जिसमें पहले से ऊर्जा स्थित है, जैसे ही आप उसे थ्रो आउट करेंगे वो अपने आप से रिएक्ट करेगा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी का सही गणितीय सूत्र क्या है, ये भी पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन E बराबर mb, ऑप्शन बी है E बराबर 1/2 mv², ऑप्शन सी है आपका E बराबर ma और ऑप्शन डी है E बराबर mgh। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है E बराबर mgh, इसका राइट आंसर है। E का ये जो mgh है इसका सूत्र, यहाँ पे m एक द्रव्यमान है आपका, g गुरुत्वीय त्वरण है और h आपका ऊंचाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और 5 सेकंड में उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया है। इसका जो ऑप्शंस हैं, क्या 2000 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी है 1000 यूनिट, ऑप्शन सी है 5000 यूनिट और ऑप्शन डी आपका क्या वो 1500 यूनिट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 2000 यूनिट हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है त्वरण बराबर होता है, तो गति के दूसरे नियम को ये फॉलो करता है, इसके आधारित है। तो इसका राइट आंसर है आपका 2000 न्यूटन, याद रखिएगा।
F बराबर MA में होता है, तो F बराबर जो M है आपका वो 1000 दे रखा है, इंटू 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा वो 2000 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या नोवाक जोकोविच को, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी है राफेल नडाल और ऑप्शन डी है आपका लियोनेल मेसी। इसका जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अल्काराज, जो टेनिस के सुपरस्टार हैं, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। इन्हें दिया गया है आपका स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस स्टार हैं, ये पूछा जा सकता है आपके। और राफेल नडाल भी स्पेन के ये दिग्गज थे, संन्यास ले चुके हैं, ये भी टेनिस स्टार थे। लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और अर्जेंटीना भी हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 में उपविजेता है। विजेता स्पेन था, यानी स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 जीत लिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आपके ऑप्शन है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन बी है कोको गॉफ, ऑप्शन सी आपका आर्याना सबलेंका और ऑप्शन डी है आपका नाओमी ओसाका। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्याना सबलेंका ने जीता है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में वुमेन, याद रखिएगा। मेन का कौन है? कार्लोस अल्काराज और वुमेन्स का कौन है? आर्याना सबलेंका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी टीम कौन सी है वो बेस्ट? आपके ऑप्शन है रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी है मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन सी है भारतीय क्रिकेट टीम और ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मेन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका पेरिस सेंट जर्मेन को बेस्ट टीम का यानी सर्वश्रेष्ठ टीम का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बैंक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार लैंडो नॉरिस F1 जो फार्मूला जो कार चलाते हैं उसे दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं लेकिन बीज नहीं बना पाते? आपके ऑप्शंस हैं टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन डी है थैलोफाइटा। इसका जो राइट आंसर है वो टेरिडोफाइटा होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित तो होते हैं लेकिन बीज नहीं बना पाते। एक पौधे में पूछा जाए कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम जल का संग्रहण संरक्षित करता है, जल को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को करता है। ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का प्रमुख उदाहरण है? आपके ऑप्शन है काई और लाइकेन, ऑप्शन बी है फर्न और मार्सिलिया, ऑप्शन सी है चीड़ और देवदार और ऑप्शन डी है आपका आम और नीम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है फर्न और मार्सिलिया, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि साल्वेय प्रक्रिया जो साल्वेय प्रोसेस है का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा को, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है क्या ब्लीचिंग पाउडर को। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा भी आप नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, वो किस प्रक्रिया से बनता है? तो सॉल्वेय प्रक्रिया यानी सॉल्वेय प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसका फॉर्मूला भी अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है NaHCO3, याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है NaHCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सॉल्वेय प्रक्रिया में बेकिंग सोडा बनाने के लिए यानी इस प्रक्रिया से बेकिंग सोडा बनता है, ये तो आप सीख चुके हैं। अब आगे पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए अमोनिया और जल के अलावा किसका उपयोग किया जाता है? यानी अमोनिया और जल तो इसमें प्रयोग हो ही रहे हैं, इसके अलावा और किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन और मीथेन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन और सल्फेट, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और पोटेशियम, ऑप्शन डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नमक। इसका जो राइट आंसर है आपका कि अमोनिया और जल के अलावा इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl यानी नमक का भी प्रयोग होता है सॉल्वेय प्रोसेस में, जिससे कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, चिंतन करने और तर्क के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है प्रमस्तिष्क,
आप और बी ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मेंडुला ऑब्लोगेटा और ऑप्शन डी है आपका हाइपोथैलेमस। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जो मानव मस्तिष्क में सोचने का, चिंतन करने का, रीजनिंग का यानी तर्क का, ये सारे जो फैक्ट आते हैं वो प्रमस्तिष्क के द्वारा आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि जो सेरेबम है प्रमस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग का हिस्सा होता है, यानी कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन डी आपका मेरुरज्जु। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अग्र मस्तिष्क होता है, वही इस सब का मेन होता है। ये सीखने की क्षमता और स्मृति का केंद्र भी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच मुख्य रूप से किस विषय पर समझौते MOU हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शन अंतरिक्ष अनुसंधान पर, ऑप्शन बी है सैन्य अभ्यास पर, ऑप्शन सी हरित ऊर्जा और सतत विकास पर, ऑप्शन डी है समुद्री सुरक्षा पर। इसका जो राइट आंसर है वो हरित ऊर्जा और सतत विकास पर साइन हुए हैं भारत के जर्मनी के साथ, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे भी शायद रिपीट, क्योंकि ग्रुप डी रिपीट कर देता है, तो याद रखिएगा हरित ऊर्जा और सतत विकास को लेकर किया गया है समझौता। नेक्स्ट आपका कि भारत ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और तकनीकी आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ताइवान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आपका दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है जापान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जापान के साथ किया है भारत ने। इसका आज सेमीकंडक्टर सहयोग की सहमति बनी रही, इसलिए इसको किया गया है समझौते को। नेक्स्ट है आपका कि विकसित भारत पहल के तहत किस वर्ष तक भारत को एक उच्च आय वाला विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 2047, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2050 और ऑप्शन डी है आपका 2075। इसका जो राइट आंसर है वो 2047 लक्ष्य रखा गया है भारत को विकसित बनाने का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शन है 10 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 30 ट्रिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 20 ट्रिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 50 ट्रिलियन डॉलर। इसका जो राइट आंसर है कि 30 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक भारत को विकसित बनेगा, तो इतनी आपकी जो अर्थव्यवस्था को इतने स्तर तक लेके जाएंगे, ये याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि संभारिक जो आइसोबॉर्स परमाणु युग्मों में निम्नलिखित में से क्या समान रहता है? आपके ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या और ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो आइसोबार्स होते हैं, जो संभारिक होते हैं, उसमें जो द्रव्यमान की संख्या होती है वो हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट जबकि ये बता दूं जब समस्थानिक होते हैं उसमें बिल्कुल विपरीत अवधारणा हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है कि जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो आपका बेंगलुरु में खेला गया। ये खिताबी मुकाबला बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया है। पूछा जा सकता है स्टेडियम का नाम, तो M चिन्नास्वामी स्टेडियम है। यह आयोजन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों को कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किसे हराकर ट्रॉफी जीती है? यानी ये फाइनल हो गया कि भारत ने ही T20 वर्ल्ड कप जीता है, ब्लाइंड वाला। नॉर्मल वाला भी भारत ने ही जीता था 2024 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर, इसमें जो ऑप्शन है आपका बांग्लादेश को हराकर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है आपका पाकिस्तान और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश को हराकर भारत ने ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और ये मैच बेंगलोर में खेला गया, ये आप और याद रखें। नेक्स्ट है कि जे थॉमसन के 1897 के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कैसी होती है? आपके ऑप्शन है ऋणावेशित गोला जिसमें प्रोटॉन धसे होते हैं, क्या ऐसी संरचना होती है? ऑप्शन बी है धनावेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, ऑप्शन सी है एक ठोस अविभाज्य भाग और ऑप्शन डी है नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उसकी संरचना होती है वो धनावेशित होती है, पॉजिटिव होती है।
गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि थॉमसन का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट करता है कि समग्र रूप से एक परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है। आपके ऑप्शन है धनावेशित, ऑप्शन बी है ऋणावेशित, ऑप्शन सी है उदासीन यानी न्यूट्रल, और ऑप्शन डी आपका अत्यधिक अस्थिर। इसका जो राइट आंसर है वो है उदासीन होता है आपका परमाणु इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत परिपथ के घटकों या तारों को श्रेणी क्रम जो सीरीज कनेक्शन में क्यों जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है वोल्टेज को समान रखने के लिए, ऑप्शन बी है कुल प्रतिरोध को कम करने के लिए, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, और ऑप्शन डी है आपका सभी घटकों में समान धारा प्रवाहित करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है कि सीरीज कनेक्शन इसलिए किया जाता है कि सभी घटकों में समान धारा प्रवाहित की जा सके, इसके लिए इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाले ऑक्सीजन यानी O2 गैस मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। आपके ऑप्शंस हैं H2O के टूटने से, ऑप्शन बी है CO2 के अपचयन से, ऑप्शन सी है सूर्य के प्रकाश से, और ऑप्शन डी मिट्टी के खनिजों से। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका H2O के टूटने से होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो O2 गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 मुख्य रूप से कहां प्रदर्शित होती है या क्या प्रदर्शित करती है। आपके ऑप्शन ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कार्बन का स्रोत, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन गैस का स्रोत, और ऑप्शन डी है पौधों के लिए जल स्रोत। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कार्बन का मुख्य स्रोत होता है आपका CO2। नेक्स्ट है आपका कि मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, और ऑप्शन डी है द्विफोकसी लेंस। ये इसका जो राइट आंसर है आपका कि अगर निकट दृष्टि दोष है आपको तो इसके लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको दूरदृष्टि दोष है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। आपके ऑप्शन है रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी है कॉर्निया पर, ऑप्शन सी है ब्लाइंड स्पॉट पर, ऑप्शन डी है रेटिना के आगे। इसका जो राइट आंसर है कि जो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में जो पीड़ित आंखों पर जो बनता है वो रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन बी है खेलकूद, ऑप्शन सी है साहित्य, और ऑप्शन डी है आपका आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के लिए। इसका जो राइट आंसर है आपका कि आपदा प्रबंधन और राहत कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। जैसे आपदा प्रबंधन के लिए NDRF का भी गठन किया गया है, कहीं पे भी ज्यादा आपदा या वो रहती है तो NDRF आपको हर जगह दिखाई देगी। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के अंतर्गत संस्थागत श्रेणी जो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कितनी नकद राशि दी जाती है। आपके ऑप्शन हैं 10 लाख, ऑप्शन बी है आपका 25 लाख, ऑप्शन सी है 5 लाख, और ऑप्शन डी आपका 51 लाख। इसका जो राइट आंसर है कि इसके अंतर्गत आपकी जो राशि दी जाती है इंस्टीट्यूशनल जो कैटेगरी में वो 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि इंडिविजुअल श्रेणी में पूछा जाए कितनी दी जाती है तो 5 लाख रुपए दी जाती है। याद रखिएगा 51 लाख पूछ लिया गया, मे बी आपको नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत श्रेणी में कितना अमाउंट दिया जाता है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को घोषित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है 23 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रतिवर्ष इस तिथि को घोषित किए जाते हैं। आपको बता दूं कि इस तिथि को पराक्रम दिवस भी मनाते हैं इनकी याद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की में, इसलिए इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए यूरोपीय संघ के अलावा किसके साथ साझेदारी की है भारत ने। आपके ऑप्शन है क्या नेटो के साथ, ऑप्शन बी है GPAI के साथ, ऑप्शन सी WTO के साथ, ऑप्शन डी है आसियान के साथ। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत ने GPAI
के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समझौता किया है यूरोपीय संघ के अलावा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, इंडिया इंडेक्स के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कौन सा राज्य श्रेष्ठ प्रदर्शनकारों में शामिल है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आपका सिक्किम और ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य है सबसे बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, यानी SDG है उसके लिए, याद रखिएगा। सिक्किम और मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान पर हैं, ये आप याद रखें। यह रैंकिंग स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका अलग अलग रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी है आपका वर्ण विक्षेपण यानी डिप्रेशन ऑफ लाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वर्ण विक्षेपण कहा जाता है जब प्रकाश किसी कांच से गुजरता है और अलग अलग जो श्वेत प्रिज्म से गुजरता है और अलग अलग रंगों का निर्धारण करता है, अलग अलग विभक्त हो जाता है, इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रिज्म के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन जो डेविएशन है वो सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है बैंगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है आपका पीला। इसका जो राइट आंसर है वो है बैंगनी। प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान जो विचलन होता है वो सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि पौधे के तनों और शाखाओं के बिना टूटे लचीलापन जो फ्लेक्सिबिलिटी मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण आती है? आपके ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी है आपका कोलेनकाइमा यानी स्थूल कौड़ ऊतक इसके कारण, ऑप्शन सी है पेरेनकाइमा और ऑप्शन डी है आपका स्क्लेरेकाइमा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कोलेनकाइमा यानी स्थूल कौड़ ऊतक के कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है शाखाओं में बिना टूटे जो लचीलापन हो जाता है वो इसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका रासायनिक सूत्र C2H6 निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन का है? आपके ऑप्शन है क्या वो मीथेन का है, ऑप्शन में क्या प्रोपेन है, क्या ब्यूटेन है, क्या ईथेन है? इसका जो राइट आंसर है आपका कि वो ईथेन है। C2H6 आपका क्या होता है? ईथेन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 2017 में रेल बजट का आम बजट यानी केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है एकवर्थ कमीशन या एकवर्थ समिति, ऑप्शन विवेक देवराय समिति, ऑप्शन सी तेंदुलकर समिति और ऑप्शन डी है नरसिम्हन समिति। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट के साथ एक कर दिया गया था 2017 में यानी 2017 में। तेंदुलकर समिति पूछा जाए गरीबी से संबंधित है, नरसिम्हन समिति बैंकों से संबंधित है, एकवर्थ समिति में इसे अलग अलग किया था, आम बजट और रेल बजट को अलग किया गया था, वो एकवर्थ समिति 1924 में किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है बीजिंग चीन, ऑप्शन बी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है काजान रूस और ऑप्शन डी है प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि काजान रूस में किया गया 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से नए सदस्य देशों के शामिल होने पर चर्चा हुई, यानी किन देशों को और इसमें इंक्लूड किया जाएगा? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल और भूटान को, ऑप्शन बी है जर्मनी, इटली और स्पेन को, ऑप्शन सी है मैक्सिको, चिली और पेरू और ऑप्शन डी है आपका मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE। इसका राइट आंसर है वो है कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE इन देशों को शामिल किया जाएगा ब्रिक्स के नए सदस्यों देश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृक्क नलिकाएं जो नेरोफॉन्स होते हैं के आंतरिक स्तर में कौन सा ऊतक जो टिश्यू है वो पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सल्की उपकला ऊतक, ऑप्शन बी है घनाकार उपकला ऊतक और ऑप्शन सी है आपका स्तंभकार उपकला ऊतक और ऑप्शन डी आपका संयोजी ऊतक। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका
ऑप्शन नंबर बी यानी घनाकार उपकला ऊतक उससे होता है। इसके अंतर्गत एक ऑप्शन लास्ट आपको दिख रहा है संयोजी ऊतक। रक्त होता है जो ब्लड है वो हमारा संयोजी ऊतक होता है। और पूछा जाए कि ब्लड का पीएच कितना होता है तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वायुमंडल की किस परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणों के खतरे को बढ़ाता है। आपके ऑप्शन है शुभमंडल, ऑप्शन बी है आपका मध्यमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल और ऑप्शन डी है आयन मंडल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है समताप मंडल। सीधा सीधा बता दूं कि ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित है और जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें जाती हैं तो ओजोन परत का अवक्षरण करती हैं, क्षरण करती हैं, इसकी वजह से उसका खतरा होता है। आपको बता दूं प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ओजोन की मोटाई को किस में मापा जाता है तो डॉप्सन में मापा जाता है, ये आप और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत के क्षरण जो डिप्लेशन का मुख्य कारण निम्न में से कौन सी गैस है। आपकी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी है क्या मीथेन है, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे आप CFC भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है CFC के कारण ही ओजोन परत का क्षरण होता है, तो यही उसके लिए सबसे हानिकारक गैस है। बाकी बता दूं कि इससे जो ओजोन परत से जो अत्यधिक जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जिससे त्वचा का स्किन कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकी के अनुसार किसी दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम एंड ग्राफ का ढाल जो स्लोप क्या दर्शाता है। आपके ऑप्शन है चाल को यानी स्पीड को, ऑप्शन बी है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी बल यानी फोर्स और ऑप्शन डी आपका विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो दर्शाती हैं आपके स्पीड को, उसकी चाल को दर्शाती हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढाल भौतिकी को क्या प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है संवेग, ऑप्शन बी है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है आपका विस्थापन। इसका जो राइट आंसर है वो है त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है आपका वेग समय और ग्राफ इन कंटेंट ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भौतिकी के अनुसार कार्य जो वर्क संपन्न होने के लिए मुख्य रूप से कौन सी स्थिति आवश्यक है। आपके ऑप्शन है केवल वस्तु का द्रव्यमान होना, ऑप्शन बी है वस्तु पर बल लगाना और बल की दिशा में विस्थापन होना, ऑप्शन सी है केवल वस्तु का चलना और ऑप्शन डी है आपका अपनी यानी वस्तु का अपनी जगह पर स्थिर रहना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वस्तु का पर बल लगाना और बल की दिशा में विस्थापन करना, ये वर्क कार्य कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो उसमें प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके ऑप्शन है चाल अनंत हो जाएगी, ऑप्शन बी है चाल निर्वात के बराबर रहेगी, ऑप्शन सी है आपका चाल बढ़ जाएगी और ऑप्शन डी है चाल कम हो जाएगी। यानी जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो इसके कंटेंट में पूछ रहा है प्रकाश की चाल, तो इसका राइट आंसर है वो कि चाल कम हो जाएगी, याद रखिएगा। तो आज के लिए टॉप 47 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10 अगस्त की शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, इनको देखकर आप ये एनालिसिस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट केम इन योर एग्जाम। इसको लेके थोड़ा सा सीरियस रहिए, देखिए इन क्वेश्चंस को। बाकी अगर इनका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, उससे फॉलो करिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप मंथली डेली ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं करंट्स की, तो उसके लिए फॉलो करिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, आपका एक लाइक एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा कुछ और बेहतर करने के लिए आपके लिए। और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप चाहते हैं जिसको लेके हम और कुछ आगे करें बेहतर, उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।